पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में Q&A सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से कमेंट सेक्शन में, उसके साथ साथ ईमेल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवालात मेरे तक पहुंचते रहते हैं। और इसमें से कुछ सवालात तो ऐसे होते हैं जो कि इनफरादी कंपनीज़ के हवाले से होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को या तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि वहीं पे आंसर कर दूँ, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं उनको अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी व्यूअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से आते रहते हैं, जो कि ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब फिर कोशिश की जाती है कि वीडियो फॉर्मेट में दिया जाए ताकि वो बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो में भी 5 या 6 ऐसे सवालात को हम कवर करेंगे कि जो इज्तमाही नौइयत के हैं और बड़े अच्छे सवालात हैं आपकी तरफ से, और इनका जो जवाब है वो बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके ज़हन में भी अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल, इसके अलावा जो दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसके हवाले से, या फिर पर्सनल फाइनेंस के हवाले से कोई भी सवाल है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि मेरा जो भी लिमिटेड नॉलेज है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है या जो भी एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आप तक पहुंचाया जा सके। जो पहला क्वेश्चन है वो एक सब्सक्राइबर की तरफ से पूछा गया है कि अगर हम कंपनीज़ के रिजल्ट्स को देखें तो कुछ कंपनीज़ की ईपीएस नेगेटिव में होती है, यानी वो लॉस में भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उसके शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये एक बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जेनेरिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो कंपनी प्रॉफिट में है या जो अच्छा बिजनेस कर रही है, चूँकि स्टॉक की जो प्राइस है वो अमूमन एक रिफ्लेक्शन होती है कंपनी की परफॉर्मेंस का, तो उसी हिसाब से फिर अगर कोई कंपनी लॉस में है तो उसके शेयर की प्राइस तो मुसलसल नीचे जानी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पर नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि स्टॉक मार्केट सिर्फ जो इसमें शेयर की जो प्राइसेस होती हैं वो सिर्फ पास्ट जो परफॉर्मेंस है कंपनी की उसका ही रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्वेस्टर्स की, जो फोरकास्ट हैं, वो सारी भी एक अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक कंपनी ने अगर अभी रिसेंटली अपना रिजल्ट शो किया और उसमें उसकी ईपीएस माइनस में थी, यानी वो लॉस में थी कंपनी, तो अब ये हो सकता है कि वो कंपनी या फिर वो जिस सेक्टर में वो कंपनी है उस हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ हों, कुछ ऐसी फोरकास्ट हों, या कुछ ऐसे परसेप्शंस हों जिसकी बेस पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हों। तो इन्वेस्टर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी अभी लॉस में भी है और इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले सालों में वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उसके लिए फेवरेबल हैं, मुल्क के अंदर जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें उस सेक्टर या उस कंपनी के लिए फ़ायदा हो सकता है, या उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई रिसेंटली ऐसी चेंज आई है या एक्सपेक्टेड है कि जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स की नज़र उस पे होगी और इन्वेस्टर्स फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो स्टॉक्स उसके जो शेयर्स हैं उनको बाय करेंगे। तो जब भी फिर बाइंग प्रेशर आएगा तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। इसके साथ साथ फॉरेनर्स की जो बाइंग होती है वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी रोल प्ले कर रही होती है। तो फॉरेनर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे जब किसी भी कंपनी पे अपना नज़र करम कर लेते हैं, उसके अंदर बाइंग करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको उसके शेयर की प्राइस पे नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इन जनरल स्टॉक मार्केट में जो परसेप्शन है उसका बड़ा रोल होता है। किसी भी कंपनी के बारे में अगर एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड होता है और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो शेयर की प्राइस फिर लाजमी ऊपर जाती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक साहब ने पूछा है, और वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा कि चूँकि मेरी कोशिश होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट को ही मैं प्रेफर कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके हवाले से बात की जाए। तो अब उन्होंने ये पूछा है कि स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पर जब पीएसएक्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनकी कीमत कुछ साल पहले शायद थाउजेंड में थी और अब गिर कर 300-400 पे आ गई है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे मुमकिन है? देखें, ये कुछ एज केसेस होते हैं जहाँ पर आपको नज़र आता है कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर शेयर की प्राइस सौ या सौ से बढ़कर हज़ारों में चली गई है। तो ये दोनों साइड्स हैं, और एक फ्लिप साइड को देखें तो ऑब्वियसली आपको कुछ कंपनीज में नेगेटिविटी नज़र आएगी,
लेकिन ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की हद तक नहीं है, बल्कि आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लें तो उसके अंदर आपको जो रिस्क और रिवार्ड दोनों नज़र आ रहे होते हैं। और बहुत सारी कंपनीज अपने फंडामेंटल्स की वजह से या अपने पर्टिकुलर जिस बिजनेस सेगमेंट में है उस सेगमेंट के लिए अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो उस वजह से भी लॉस में जा रही होती है या उनके शेयर की प्राइसेस गिर रही होती हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है। और किसी एक कंपनी या कुछ कंपनीज के प्राइस को अगर आप बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखें या किसी एक कंपनी या चंद कंपनीज की शेयर की प्राइस को बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाता हुआ देखें, तो उसकी बेसिस पे आप ओवरऑल कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। शेयर्स भी कोर बिजनेस जो कंपनीज को होता है उसको को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इसलिए कंपनीज की प्राइसेस शेयर की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती हैं। और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप देखें तो यानी कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखें तो लॉन्ग रन में हमेशा वो पॉजिटिव साइड पे ही जा रही होती हैं। अनलेस कि आप किसी ऐसी थकी हुई कंपनी को ले लेते हैं या ऐसी कंपनीज का इंतखाब कर लेते हैं जिनके फंडामेंटल बिल्कुल ही कमज़ोर हैं और जिनका कोर बिजनेस भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स, कमेंट सेक्शन में पेनी स्टॉक्स की बातें कर रहे होते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट के शेयर्स ही नहीं होते, वो तो ट्रेडिंग के शेयर्स होते हैं। तो ट्रेडिंग के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के शेयर में अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको कमा हक का उसमें से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनीज की सिलेक्शन, कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, किस प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और साथ साथ उस कंपनी के फंडामेंटल्स में या उस सेक्टर के हवाले से अगर कोई मेजर चेंज आ रही है जिसमें वो कंपनी लाई करती है, तो ज़रूरी है कि आप अपना डिसीजन लें। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज रहे होंगे हो रहे हैं, उसके कोर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज आ रहा है, तो इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अकॉर्डिंगली आप उसमें एक्शन लें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या अगर आप लॉस में हैं तो उस लॉस को बुक कर लें। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी कंपनी को आपने ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए भी तो उसके साथ हमेशा के लिए चिपक जाएं, बावजूद इसके कि उस कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो रहे हों। तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, इन एनी केस कंपनीज के फंडामेंटल्स पे, उन कंपनीज के कोर बिजनेस पे, उन कंपनीज की जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उस हवाले से, और जो भी उस हवाले से इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं उनके ऊपर नज़र रखना और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो के अंदर कांट चांट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और कह रहे हैं कि वो दुबई में किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो हासिल करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में वो जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिनको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूएई में आईटी सेक्टर में हैं, तो इस दैट मीन्स के एटलीस्ट इस वक्त एज ऑफ नाउ आप एक स्टेबल सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर आपके जो किचन के एक्सपेंसेस हैं या जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो इजीली आपकी एक्टिव जो इनकम है या एक्टिव जो जॉब है उससे पूरे हो रहे हैं। तो यही एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक आइडियल मौका होता है कि इस दौरान आप अपने एसेट्स को बढ़ाएं और ऐसे सेकेंडरी या पैसिव इनकम सोर्सेज की तरफ ध्यान दें ताकि आपका जो डिपेंडेंसी है आपकी प्राइमरी जॉब पे या एक्टिव इनकम पे वो कम से कम होती रहे। तो बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान में है वो तो रोशन डिजिटल अकाउंट है, जिसके ज़रिए आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में डॉलर टर्म्स के अंदर भी, पीकेआर में भी इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा वहाँ पर आप प्रॉफिट ले सकते हैं। साथ साथ आरडीए के थ्रू ही आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनीज़ हैं उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर आप रुपी कास्ट एवरेजिंग करते रहते हैं तो फिर वहाँ पर भी आप डिविडेंड की मद में भी और पोटेंशियल कैपिटल गेन की मद में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दुबई में हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि दुबई में होते हुए दुनिया भर की मार्केट्स आपके लिए वन स्टेप अवे हैं। यूएई की अपनी जो स्टॉक मार्केट है, एडीएक्स हो गया या डीएफएम हो गया, वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत बूमिंग मार्केट है, वहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुबई में ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप मुख्तलिफ जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं अच्छी लोकेशन पे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आप इन इन अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। साथ साथ
अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहें तो दुबई में होते हुए आप यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, लेकिन यूएई में होते हुए या दुनिया में अगर कहीं भी आप मौजूद हैं तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़े अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बिल्ड कर सकते हैं, और वक्त के साथ साथ फिर आपको वहाँ पर से सेकेंडरी या एक पैसिव इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप गोल्ड के हवाले से भी एक्सपोजर ले सकते हैं। गोल्ड के हवाले से भी कुछ ईटीएफ्स हैं, यूएस की मार्केट में भी आप देख सकते हैं। और फिर इवन दुबई के अंदर भी आप स्टेक और इसी तरह जो दीगर क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए भी प्रॉपर्टी मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ऑप्शंस आर मैनी, और बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी इन दुबई यू कैन टेक योर डिसीजंस स्मार्टली। और अगर आप अपने कार्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि कुछ सालों के अंदर आप इस पोजीशन में हों कि खुदा न खास्ता आपकी अगर जॉब नहीं भी है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा मेच्योर हो चुकी हूँ कि वहाँ से आपको इतना पैसा आ जाए कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें, और बगैर किसी डिपेंडेंसी के फिर आप अपनी बकिया लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं जो उन्होंने जमा किए हैं अपनी जॉब से, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो नॉलेज है वो ज़ीरो है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि क्या वो स्टॉक मार्केट में, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो उनको ये पूछना था कि ऐसी सूरत हाल में क्या उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी नज़र में तो अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक मार्केट की, आपको ये नहीं पता कि कंपनीज़ को सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है, रिस्क इसका क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है, और किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करते वक्त कौन सी इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं जो आपने देखनी है, उसकी स्टेटमेंट्स कैसे पढ़नी है, तो फिर बिल्कुल भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तो छोटी मोटी गलतियां भी आप करेंगे तो वक्त के साथ साथ फिर आप सीखते जाएंगे और आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा। लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ अगर आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में किसी के कहने पे डाल देते हैं और बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं कि जो कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, तो फिर उस सूरत में ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप लॉस में चले जाएंगे। और अगर आप लॉस में जाएंगे तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर से बिल्कुल भी एतमाद या एतबार उठ जाएगा। तो किसी के कहने पर या जस्ट लोगों की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बायर सेल कॉल्स आ रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो उसकी बेसिस पे कभी भी डिसीजन ना लें। अपने आप को पहले इक्विप करें नॉलेज से, जितना ज़्यादा आप सीख कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा कि आप फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बगैर किसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के कोई भी काम दुनिया का अगर आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो आखिरी सवाल आज हम डिस्कस करेंगे वो एक साहब ने ये कहा है कि जब बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखकर भी अगर उन्हें रिस्क फ्री 10%, 9%, 11% मिल रहा है, तो वो क्यों स्टॉक मार्केट में या दीगर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उसमें रिस्क लें। तो बहुत सारे लोग जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफेंसिव अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि वो सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर उसमें से जो भी उनको परसेंटेज आ रही होती है तो उसको ही समझते हैं कि यही उनकी एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो है ही कि आप अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से डिटेल में बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि हर बंदे का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जनरली उसको बीइंग मुस्लिम्स हम अवॉइड ही करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस ऑप्शन की तरफ ना ही जाएं। लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी जाते हैं तो भी याद रहे कि बैंक्स में से आपको जो सेविंग अकाउंट्स पे या फिक्स डिपॉजिट पे आपको पैसा मिल भी रहा होता है तो उसकी जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही काफ़ी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है मुल्क के अंदर उसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता है बैंक, बल्कि उससे भी कुछ कम ही दे रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप बैंक्स में पैसे रख रहे हैं तो जो पैसा डिवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से आप एज सच कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, थोड़ा बहुत जो आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल भी रहा है वो भी उसी इन्फ्लेशन की नज़र हो रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसमें कंपैरेटिवली आप उससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप स्मार्टली उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर तरीके से करते हैं।
अब स्टॉक मार्केट की भी अगर आप देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ अरसे में या इवन आप लॉन्ग टर्म में भी देखें तो जो ओवरऑल यहाँ पर पोटेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट के बाद उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, वो निस्बतन ज़्यादा ही होता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि स्मार्टली इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो तो सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेविंग अकाउंट्स या फिक्स डिपॉजिट्स यहाँ से पैसा बना सकते हैं। और दूसरा ये कि ये एक एक्टिव आपका इसमें रोल होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होती है, आपको समझ भी आ रही होती है, और फिर वक्त के साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हो रही होती हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप काइंड ऑफ ऑफ अ बिजनेस ऑनरशिप में होते हैं। आप जो भी फ्रैक्शनल ऑनरशिप होती है आपकी बीइंग अ शेयर होल्डर, उतना उतना ही आप उस कंपनीज के उस कंपनी के साथ या उन कंपनीज के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी है उसके अंदर जो रिवार्ड है, रिस्क और रिवार्ड हमेशा रिलेटिव होते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल रिवार्ड भी है। तो जितना आप रिस्क कम लेंगे उतना ही रिवार्ड भी आपको कम मिलेगा। अब फिक्स डिपॉजिट जो लोग करते हैं उनका रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड भी उस हिसाब से बहुत कम है। जबकि स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक रिस्क ही ले रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी फिर उनको अगर उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी लोकेशन पे किसी अच्छे एरिया के अंदर, अच्छे सिटी के अंदर, एक अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर भी उनको फिर रिवार्ड भी मिल रहा होता है। और रिस्क उसके साइड पे भी ये होता है कि यू नेवर नो कि जो डेवलपर है भी उसने आपके साथ कमिटमेंट की किस हद तक वो उसको पूरी करता है, कितना टाइमली मैनर में आपको वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर होके आती है। तो ये रिस्क आप ले रहे होते हैं तभी आपको उतना ही उसमें रिवार्ड भी मिल रहा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप कैलकुलेटेड रहें, कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, कितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से अगर आप रिस्क लेंगे और इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे तभी आप अपने पैसे को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप के जो क्वेश्चंस यहाँ पर लोगों की तरफ से रेज़ किए गए उसके जो आंसर्स दिए गए हैं ये यूज़फुल होंगे। कोई भी आपका फीडबैक है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।